हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज जान सक्सेना। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1-2 लेक्चर से आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम यानी कि जो आईआईटी जेईई और नीट का जो एग्जाम होने वाला है उनमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो उसी का हम लोग तरह से आप बोल सकते हैं कि आज हम एक थर्ड एपिसोड शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ नए ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो थोड़े से और क्लियर होते चले जाएंगे। और हम जो टॉपिक जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है हम उनको स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ऐसे आपको दिख रहा होगा। लिखा हुआ कह रहा है कि इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है इसमें देखिए यहाँ पे कुछ कार्बन को डिनोट कर रखा हुआ है। यहाँ पर ये ए कार्बन है, ये बी कार्बन है और ये सी कार्बन है। यहाँ पर मतलब ये सी ऑक्सीजन के लिए नहीं, यहाँ पर ये जो कार्बन है बना हुआ है इसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आगे फर्दर पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर ये देखिए जो ए बी और सी कार्बन जो दिए गए हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आप एक बात बहुत छोटी सी ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कार्बन है जो अपने पास वाले कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। समझ में आ रही है आपके बात? ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बन टू कार्बन एटम, मतलब कार्बन अपने बगल वाले एटम के साथ में, अगर बगल वाले कार्बन एटम के साथ में अगर वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है तो वहां पर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिमिलरली अगर मान लिया वो डबल बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है तब वो होता जाकर के है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही बात है? और सिमिलरली अगर मान लिया वो कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है अपने पास वाले एटम के साथ में है तो वो सिर्फ और सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? बहुत सिंपल तरीका है। देखिए अगर यहाँ पे हम सिंगल यानी क्या हुआ, मतलब इसका 1, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पर 3 है तो अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 4 मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर मान लिया हम बात करें डबल बॉन्ड, डबल माने कितना हो गया? 2, तो यानी हम 2 में कितना ऐड कर लें? 2 मिलेगा जाकर के, यानी sp2। यानी अगर कोई कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसका मतलब उसके वो अपने बगल वाले कार्बन से कैसा बॉन्ड बनाया जाकर के? डबल बॉन्ड बनाएगा। या फिर वाइस वर्सा हम इसको वैसे बोल सकते हैं, अगर मान लिया 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब दोनों कार्बन कैसे होंगे जाकर के? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है ट्रिपल, ट्रिपल यानी का मतलब क्या हुआ? 3। अब 3 में हम कितना ऐड करें? हमको 4 मिलेगा करके, यानी सिंपली हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? 1, यानी वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा जाकर के? वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आएगा आपको बात है? अब देखिए अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप बहुत इजीली पता कर लेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पहला कार्बन जो लिखा हुआ ये वाला कार्बन, यही तो हमारा ए कार्बन है। अब देखिए इस कार्बन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन कौन सा है? ये कार्बन बना हुआ है। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? सिंगल बॉन्ड है। और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जो हमारा ए कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? चलिए नेक्स्ट कार्बन हमारा है जो बी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मिसकंसेप्शन हो सकता है क्या, कि यहाँ पर देखिए कार्बन से ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन से हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा यहाँ पर कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। नहीं, हमने आपको क्या बताया कि कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन से कैसा बॉन्ड बना रहा है, कौन सा बॉन्ड बना रहा है। देखिए कार्बन अपने नेक्स्ट कार्बन से कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए हमारा सी कार्बन जो है, ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन इस वाली बात नहीं कर रहा है, जो बेंजीन रिंग यहाँ पर है, जो इस वाले वर्टेक्स पे ये बेंजीन रिंग इस तरह बनाई गई है यहाँ पर, तो ये वाला कार्बन जो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो आप एक चीज और छोटी सी ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेंजीन में कोई भी कार्बन जो होता है वो सारा के सारे कैसे का कार्बन होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, बेंजीन में क्या होता है? अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते जा करके। इसका मतलब क्या है? बेंजीन रिंग में जो 6 कार्बन होते हैं वो किसी न किसी तरह से उनके ऊपर डबल बॉन्ड जरूर बनेगा जाकर। आप कोई भी कार्बन पिक कर लीजिए, चाहे इस वाले को पिक कर लीजिए चाहे इसको पिक कर लीजिए, मतलब वो किसी न किसी सूरत में वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जरूर होगा जाकर के। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी बेंजीन रिंग जो होती है उसमें हर कार्बन कैसा होता है? वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। समझ में आ रही है आपको बात है? तो सिंपली इसका मतलब हमारा सी कार्बन कैसा हो जाएगा? वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए sp3 sp2 और sp2 ए वाले कौन सीरीज मिल रही है हमको? ये सी ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? वेरी गुड। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
सो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, अमंगस्ट द फॉलोइंग द लीनियर स्पीशीज इज, मतलब हमारे सामने जो चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनमें से किसका शेप जो है वो लीनियर है। समझ में आई आपको बात है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली तो नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए हमारा अभी जो 2021 का जो मार्च फेज के जो जेईई मेंस का एग्जाम से हुआ था तो उसी में से ये किसी न किसी शिफ्ट के क्वेश्चन है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो ये क्वेश्चन समझिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ चुके पहले हैं। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट रिलेटेड आते हैं। अगर आपके पढ़े हुए हैं तो आपको हर क्वेश्चन इजी लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि यार जेईई मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन वो पूछा गया होता है। समझ में आ रही है आपको बात। तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो क्यों ना हो, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको जो है वो सॉल्व होते चले जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे सामने जो चार जो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं इनमें से किसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर नहीं होगी। तो सिर्फ सिंपली हमारा एक तरीका है, या तो आपको ये चारों में से पता हो कि इसमें एक ही बार में पता कर लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा, कि आप इतना इसमें वेस्पर थ्योरी में आपको इतना इंडल्ज हो चुके होंगे, आपको मॉलिक्यूल देख के पता चल जाए कि इसमें कौन सी ज्योमेट्री होगी, वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं है तो हमारा फिर वही तरीका आएगा कि वेस्पर थ्योरी की जो हमारा पर्टिकुलर तरीका जो होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन पेयर को फाइंड किया जाता है, फिर उसके हेल्प से हम लोग पता करते हैं, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। तुम लोग उसी वजह से वैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला मॉलिक्यूल जो लिखा हुआ है वो है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए आप में से बहुत लोग को पता भी होगा कि NO2 मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसा शेप का होता है, बेंट शेप होता है जाकर के। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फाइंड करेंगे जाकर के तो उसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे जिनमें से 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक कैसा हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। और आपको पता भी है कि ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो देखिए अगर मान लिया हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होती है जाकर के, देखिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण ज्योमेट्री क्या कहलाती है, वो है ट्रायगोनल प्लेनर। तो उसमें किस हिसाब से होता है, देखिए ये नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड जो होते हैं वो एक प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन अब इसमें से कंडीशन क्या आ रही है कि यहाँ पर उनमें से 2 बॉन्ड पेयर है और एक कैसे है, एक लोन पेयर है। इसका मतलब हमको एक ऑक्सीजन यहाँ अप्लाई कर देना है, एक ऑक्सीजन यहाँ अप्लाई कर देना, और लोन पेयर जो है वो लोन पेयर इस वाले एक्सिस पर आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देना है। तो देखिए शेप कैसा आएगा हमारा, ये बेंट शेप आएगा जाकर के, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वी शेप बोलते हैं। तो यानी ये तो बहुत क्लियर हो गया, लीनियर शेप नहीं बन रहा है। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए अगर मान लिया हम सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, इसी में सेकंड लिखा हुआ है Cl2O। अब देखिए अगर इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो आएगा, देखिए हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सिंपल सी बात, कौन सा क्वेश्चन, हमारा सेंट्रल एटम इसमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6, प्लस इसमें एडिशनल आइटम्स कितने लगे हुए हैं, क्लोरीन कितने लगे, 2। इसका मतलब इसमें को 2 ऐड कर देना है और कोई एडिशनल चार्ज नहीं है तो और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपली जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जाकर के, हमको इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अब हमारे पास क्लोरीन तो लेकिन सिर्फ 2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन से सिर्फ 2 क्लोरीन बॉन्ड होंगे। इसका मतलब इसमें 2 बॉन्ड पेयर आएंगे और 2 लोन पेयर आएंगे जाकर के। और यहाँ पे आपको पता है कि ये 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ज्योमेट्री कैसी होती है, वो भी बेंट शेप होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो सकता है, H2O। देखिए H2O और Cl2O लगभग दिखने में सिमिलर लग रहा है और ये देखने, इनको आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज भी कहा जाता है। ऐसे स्पीशीज या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, उसे क्या बोला जाता है, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज। समझ में आ रही है आपको बात। इसका मतलब हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन क्या शेप, उनकी ज्योमेट्री बन रही है जाकर के बेंट शेप बन रहा है। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए इन तीनों को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इन दोनों चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा थर्ड मॉलिक्यूल जो लिखा हुआ है वो ओजोन यानी कि O3। अब देखिए ये सिंपली उसी तरह के हमने आपको बताया भी था कैसा मॉलिक्यूल, I3 नेगेटिव वाला। इसमें वही होगा जाकर के कि इसमें ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम भी है और ऑक्सीजन ही सब्स्टिट्यूएंट एटम भी होगा जाकर के। ठीक है, तो देखिए हम इसमें अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें, 6, प्लस सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन कितने लगे हैं, 2, कोई एडिशनल चार्ज नहीं। इसका मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जाकर के इसमें, कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे। समझ में आ रही है आपको बात है। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें हमें बॉन्ड कितने बनाने, 2 बनाने हैं। इसका मतलब बाकी क्या हो जाएंगे, वो लोन पेयर के फॉर्म में चलाएंगे। आप इतना सिंपल समझ लिए इसमें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और SO2 जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट शेप होता है। समझ में आ रही है आपको बात है। उन तीनों में ही एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है आपको बात है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लिया अपने हमको 3 ऑप्शन मिल चुके हैं, 3 ऑप्शन कैसे आ रहा है, उनमें बेंट शेप आ रहा है, तो हम इसको बहुत ही इजीली बता सकते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन हमारा जो है वही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो अगर मान लिया 4th ऑप्शन में सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 5, प्लस
एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कितने लगे होंगे 2, तो इसमें 2 ऐड कर दिया। अब देखिए क्या इसमें नेगेटिव का चार्ज लगा हुआ है, इसमें का मतलब इसमें क्या है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो हम इसमें 1 को ऐड कर देंगे और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे जा करके तो कितना मिलेगा इसमें 5 + 3 8/2, यानी कि इसमें कितने मिलेंगे हमको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए हैं। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए लेकिन इसमें क्या, अब ध्यान रखिएगा आपको कि नाइट्रोजन जो होता है वो खुद के साथ में भी डबल बॉन्ड को ही फॉर्म करता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जा करके देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ये डबली बॉन्डेड इधर नाइट्रोजन से भी होगा और इधर भी नाइट्रोजन से होगा और उस पर पूरे पे क्या चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों के चारों कैसे हो जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी कहलाएगी, लीनियर ज्योमेट्री कहलाएगी। देखिए सारे स्टेटमेंट अप्लाई कर रहा करके इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात है। इसको सिंपल समझ लीजिए कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होता है सेम ज्योमेट्री बिल्कुल इसकी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें हमारे पहले तीनों ऑप्शन जो है उनकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, बेंट शेप आ रही जा करके है। ठीक है, तो हमारा इसमें आखिरी वाला यानी 4th ऑप्शन जो है N3- आयन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए इसमें कि जो N3- आयन जो होता है इसका नाम जो है वो एजाइड आयन होता है। ठीक है, N3- आयन को एजाइड आयन भी बोला जाता है, क्योंकि अगर मान ली कभी कभार न्यूमेरिकल में या फिर क्वेश्चन में सिंपली बोल देता है कि एजाइड आयन। अब देखिए अगर आपको एजाइड का मतलब ही नहीं पता यहाँ पर कितना उसका क्या कहते हैं उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो तो उसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है। जैसे मान लिया अभी तो जानते हैं कि ओजोन का मतलब O3 होता है, वैसे ही एजाइड का मतलब जो होता है वो N3- आयन होता है। समझ में आ रही है आपको बात है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से है, लिखा हुआ अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज 2 lone pair of electrons and form 3 single bonds. The shape of this molecule is। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत इजीली समझ लीजिए। इसमें देखिए हम लोग जहाँ पे जानकारी जो लिखी है उसको पहले नोट कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि जो इसमें ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या है, इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें ये नहीं कह रहा है कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, सिंपली बोल रहा है क्या कह रहा है इसमें 3 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा जाकर के। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये बताना चाह रहा है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, उसमें 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए आप इसमें आप में से बहुत लोग समझ में होंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी जा करके। समझ में आ रही है आपको बात है। लेकिन अगर मान लिया आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अच्छा अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो पता चलेगा कि वो क्या मिले हमको, लोन पेयर मिले करके। इसका मतलब वो कितने लोन पेयर आएंगे, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेगा करके। समझ में आ रही है आपको बात है। और आप जानते हैं कि अगर मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और पांचों के 5 बॉन्ड पेयर होते हैं तो वो ज्योमेट्री कैसी कहलाती है, वो कहलाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो अगर मान लिया इसमें सपोज कर लीजिए कि मान लिया हमारे पास एक एलिमेंट x है और सेंट्रल एटम x है और वो सेंट्रल एटम है और उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगा करके वो PCl5 ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो हमको क्या करना है, इसमें 2 लोन पेयर्स को अरेंज करना है और क्या करना है हमको इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स को भी अरेंज करना है करके। तो आप जानते हैं कि ये जो सेम प्लेन में 2 यहाँ पर होते जा करके इन्हीं में हमको लोन पेयर अप्लाई कर देना और बाकी जो जगह बची हुई है एक एटम यहाँ पर लगा देना, एक एटम यहाँ पर और एक एटम यहाँ पर। तो देखिए ज्योमेट्री कैसी हो रही है, देखिए इंग्लिश का अल्फाबेट होता है टी शेप, टी ज्योमेट्री बन रही है करके। इसका मतलब ज्योमेट्री कौन सी कहलाएगी, टी शेप कहलाएगी। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। और आप में बहुतों को पता भी होगा अगर मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है, टी शेप कहलाती है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन ये जो हमारे मार्च वाला फेज जो हुआ था IIT JEE मेन का, ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए हमने उसको पिकअप कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन जो था ये भी आया था, लेकिन इसमें से ये देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें से आप में से बहुत लोग जो होते हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चन को बहुत कंफ्यूजिंग समझते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अब पहली बात तो क्या है इसमें ये चेक करना पड़ता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, और करेक्ट है भी अगर तो उसमें क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस बच्चे के इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे वो तो सॉल्व कर ले जाएगा इस चीज को, और लेकिन जिसको नहीं पता है इसमें थोड़ा सा इसको इसके बेसिक्स थोड़े से वीक है तो उसको सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी आपको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो आया था ये बहुत ही सिंपल था। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा जो ए वाला यानी कि असर्शन स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री। ठीक है, अब मतलब कह रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा होता है, आप जानते हैं कि इसमें बेंड शेप होता है करके वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं, उसमें बॉन्ड्स होते हैं उस प्रकार से होते हैं। कह रहा है बॉन्ड एंगल जो है ये होता है 104.5 डिग्री होता है करके। अब देखिए पहली
पहली बात तो इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो उसमें बहुत लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि इसमें डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि डाटा हमको याद नहीं रह पाता उसमें, लेकिन देखिए इसमें डाटा याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम इसको आपको एक तरीका बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है, उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम से कम 2.5 डिग्री तक डिक्रीज कर जाता है। समझ में आ रही है आपको बात है? मतलब किसी भी ज्योमेट्री में किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो अप्रोक्सीमेटली उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो नॉर्मल से 2.5 डिग्री तक डिक्रीज कर जाता है। और आप जानते हैं कि ये जो ज्योमेट्री हमारा वाटर जो होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? अगर ज्योमेट्री होती है उसके टेट्राहेड्रल है, और नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 109 डिग्री 28 मिनट होती है कि नहीं होती? तो अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा रफली अगर मान लीजिए इसको अप्रोक्सी बोल सकते हैं कि 109.5 डिग्री सपोज कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि वाटर जो होता है, वाटर में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। तो अगर एक लोन पेयर जो है वो 2.5 डिग्री का डिक्रीजमेंट ला रहा है करके, तो 2 लोन पेयर कितना लाएंगे उसमें? 5 डिग्री का। तो अगर देखिए हमें 109.5 डिग्री में से 5 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो कितना हमको मिलेगा जा करके? 104.5 डिग्री मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो देखिए बहुत सिंपली आप याद कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर मान लिया उसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जितने लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसमें एक लोन पेयर जो होता है वो कम से कम मिनिमम 2.5 डिग्री का डिक्रीजमेंट लाता है। किसमें है? बॉन्ड एंगल में लाता है करके। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए तो असर्शन की बात हो गई, इसका मतलब हमारा ए वाला स्टेटमेंट कैसा है? बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि इसमें रीजन वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द लोन पेयर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बिल्कुल सही बात है, हमने आपको जब विस्पर थ्योरी पढ़ाई थी हमने बताया भी था कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है ज्यादा होता है, उससे कम होता है एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है 2 बॉन्ड पेयर्स के बीच में। तो देखिए हमारा बी वाला मतलब रीजन जो लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या इसी वजह से हमारा ए आ रहा है करके? मतलब देखिए ए तो हो गया, मान लीजिए स्टेटमेंट हो गया है। अब रीजन का मतलब क्या है कि जो कारण है हमारा स्टेटमेंट दिया गया, क्या इसी वजह से ही होता जाए करके? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम क्या बताया कि बॉन्ड एंगल नॉर्मल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन वो डिक्रीज होकर के इतना हो जाता है ना, वो डिक्रीमेंट किसकी वजह से आता है? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से होता जाकर के। इसका मतलब ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और हमारा बी स्टेटमेंट यानी आर जो है हमारा वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए ये लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, जिसको पता होगा कि हमको हाइब्रिडाइजेशन, जिसने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा उसको पता होगा, या फिर जिसने वीडियो देखी होगी हमारी उसको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। अब देखिए पहले आप ये समझ लिए कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका नाम क्या क्या होते हैं। अगर क्या आप में से बहुतों को पता भी होगी ये चीज, 1 2 3 4। तो देखिए पहला जो होता है वो कहलाता है DXY, नेक्स्ट वाला कहलाता है DYZ, और थर्ड वाला कहलाता है DXZ। ये होता है DX² माइनस Y², और लास्ट वाला जो होता है उसका नाम होता है DZ²। अब इसमें ये कह रहा है कि ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है करके उनमें से ये 2 D जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसमें, इनमें कौन कौन से D यूज करे जाते हैं। मतलब हमारे पास 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन 5 में से कौन से वो 2 यूज करे जाते हैं। अब देखिए बहुत बच्चे जो होते हैं इसमें क्या ऑप्शन लगा कर आते हैं, इसमें DXY और DYZ। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे अगर मान लिया बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब आगे से लेके जा करके। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत लोग जो है वो लगा भी देते ये वाला है, उनके हिसाब से क्या इसमें D2sp3 है, वो क्यों लगाते हैं? उनको लग रहा है कि D देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डी ऑर्बिटल यानी स्टार्टिंग के यूज करे जाएंगे। उनको पता होता है कि अब देखिए आप इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन समझ लिए। मान लीजिए हमारे पास ये एटम है कोई भी, और उसके न्यूक्लियस में उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है कहीं पे, इसको रिमूव करना है, तो क्या सबसे पहले इसके अंदर वाले शेल से निकालते हैं कि वैलेंस शेल से निकालते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, कहां से निकालेंगे? वैलेंस शेल से। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए बॉन्ड भी फॉर्म होता है करके, तो वो इनर ऑर्बिटल से थोड़ी ना होता है, वो कहां से होता है? वैलेंस ऑर्बिटल से होता है, वैलेंस सबसेल से होता है करके। समझ में आ रही है आपको बात है? तो देखिए अगर आपने आपको बताया भी था जब मैंने आपका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है करके उसमें डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है तो उसमें आपको पीछे से यूज करना है। अगर मान लीजिए हम बात कर लेते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उसमें कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा? सबसे लास्ट वाला कौन सा है? DZ²। अगर हम करें D2 हाइब्रिडाइजेशन
तो उसमें ये वाला होगा और उससे एक बैक वाला कौन सा dz² यूज होगा और साथ में dx² माइनस y² यूज होगा। हम कह रहे हैं d3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब कौन कौन से dz² dx² माइनस y² और dxz ऑर्बिटल्स यूज होंगे। समझ में आ रही है आपको बात है? या आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए इसमें ये चीज को कि जब भी ऐसी बात आ रही है आपको हमेशा पीछे से ऑर्बिटल्स को काउंट करना स्टार्ट करना है। समझ में आ रही है आपको बात है? लेकिन यहाँ पर ना sp3d2 है ना sp3d3 है, क्या कह रहा है इसमें d2 sp3, तो इसी वजह से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या समझते हैं इसमें d ऑर्बिटल जो है वो अब की बार आगे से यूज करवा देते हैं। उसमें देखिए कौन कौन से लिख देंगे उसमें आकर के और उनका ऑप्शन को कौन सा लगा देंगे इसमें d वाला, लेकिन नहीं, इसमें d ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। जो नॉर्मली होते हैं उसमें वही वाला इसका आंसर हो जाएगा। कौन से लास्ट वाला कौन सा dz² और कौन सा dx² माइनस y², तो ये दोनों कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है? ए वाले ऑप्शन प्रेजेंट है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन क्यों ना हो जाए, अगर उसमें डी की बात बोली जा रही है, डी की बात बोली जा रही है अगर उसमें है, तो इसका मतलब हमको कहां से ऑर्बिटल काउंट करना है? लास्ट से काउंट करना है। समझ में आ रही है आपको बात है? वेरी गुड। तो बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पिकअप किया था। समझ में आ रही है आपको बात है? चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यहाँ पर इनकरेक्ट मैचिंग इज, मतलब हमारे सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली नहीं बनाया गया है। समझ में आ रही है आपको बात है? अब इसमें देखिए आपको समझ लीजिए, इसमें क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ क्या कह रहा है कि पॉसिबल मॉलिकुलर ज्योमेट्री शेप फ्रॉम रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, मतलब ये ज्योमेट्री जो लिखी हुई है क्या इनमें से ये वाला शेप जो है वो बन सकता है, क्या प्रोड्यूस हो सकता है? तो बस हमको इसमें चेक करना है, जिनमें आंसर नहीं मैच होगा भाई हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? तो देखिए इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन मतलब क्या है? देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर होता है और बाकी 3 बॉन्ड कहाँ पर होते हैं? नीचे होते हैं। कह रहा है कि बेंट शेप, तो आप जानते हैं अगर मान लिया बेंट शेप कब होते हैं करके, अगर मान लिया किसी मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 4 में से 2 बॉन्ड पेयर हो जाएं और 2 लोन पेयर हो जाएं, उसका एग्जांपल क्या होता है? H2O, यानी वाटर जो होता है, वाटर इसका एग्जांपल हो जाएगा। यानी अगर मान लिया किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रन है, इसका मतलब उसमें बेंट शेप जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ रही है आपको बात? इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगले वाले बढ़ते हैं हम लोग हैं। अगला वाला कह रहा है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या होता है? देखिए ये एक्स मान लीजिए, इसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, प्लेन मिलाई करते हैं और एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर एक बॉन्ड प्लेन के नीचे। कह रहा है कि ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लिया, हमने जब इसको पढ़ाया था हमने इसको बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है करके? अब देखिए कह रहा है ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर ये बच्चों के दिमाग में कब बात आती है करके, अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, जिनमें से 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाएं, लेकिन 2 कैसे हैं? लोन पेयर। तो देखिए क्या होता है, वो 3 बॉन्ड पेयर जो होते हैं उनको कहाँ अरेंज करते हैं? ये जो प्लेन में होता है यहाँ पर अरेंज करते हैं, 1 2 3, और बाकी जो 2 लोन पेयर्स जो होते हैं वो यहाँ अरेंज करते हैं। और उनके दिमाग में बात क्या बैठी हुई होती है कि यहाँ से जो है वो लोन पेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस लगाया जाए करके, तो भी रिपल्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वो लोन पेयर को नेगलेक्ट कर देते हैं और वो बॉन्ड जो होते हैं वो कहाँ पे लाई कर जाएंगे? एक प्लेन में ही लाई कर जाएंगे। देखिए अगर मान लिया हम यहाँ पे कह रहे हैं एक एटम यहाँ पर रख दे रहे हैं, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, तो क्या होगा? तीनों का एटम एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो वो ज्योमेट्री क्या सपोज कर लेते हैं कि ट्राइंगुलर प्लेनर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था इस चीज के बारे में। अगर मान लिया किसी मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर है, पहली बात आप इतना ध्यान समझ लीजिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री जो है वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, तो उसमें लोन पेयर्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही प्लेन में लगाया जाता है। जो प्लेन जो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है उसी में आपको लोन पेयर्स को अरेंज करना, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो जाए करके। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए इसमें कह रहा है 2 लोन पेयर्स हमको कहाँ पे लगाने होंगे? इसमें इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा लोन पेयर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और ये ज्योमेट्री क्या कहलाएगी जा करके? टी शेप। यानी कि अगर मान ली किसी भी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री उसकी जो है वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है और उसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होगी। क्या होगी जाकर के? वो टी शेप होगी। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वही बिल्कुल इनकरेक्ट इसमें है। अब हमारे लिए वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है? ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। लिखा हुआ था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें हमको 3 टाइप के कंपाउंड्स दिए हुए हैं और ये सारे के सारे कैसे हैं? ये हेलोफिनॉल्स हैं। समझ में आ रही है आपको बात है? कैसे हैं ये?
हेलोफिनॉल उनको बोला जाता है। देखिए हेलोफिनॉल का मतलब क्या है, अब देखिए फिनॉल में अगर मान लीजिए कहीं पे एक भी हेलोजन एटम लगा हुआ होता है तो उनको क्या बोला जाता है, हेलोफिनॉल बोला जाता है। समझ में आ रही है आपको बात है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले वाले मॉलिक्यूल में, पहले कंपाउंड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन हमारा हेलोजन एटम है, दूसरे वाले में क्लोरीन है और तीसरे वाले में ब्रोमीन है। अब इसमें कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो क्या होगा जा करके। समझ में आ रही है आपको बात है। अब इसमें देखिए ऑर्डर इसमें समझना बहुत ईजी है इसमें। अब देखिए अगर मान लीजिए हेलोजन आइटम्स जो है सब में, बाकी सब में सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, ये जो हेलोजन आइटम्स हैं तो उनका ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, और सबसे बड़ा साइज में किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का साइज हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए जितना बड़ा ब्रोमीन का साइज होगा जा करके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ज्यादा अट्रैक्शन कॉज कर पाएगा अपने बगल वाले के साथ में। अब इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। अब देखिए इसमें क्या, फ्लोरीन छोटा एटम है, इसका मतलब मान लीजिए इसको हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं, थोड़ा क्लोरीन बड़ा है तो इसको हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ब्रोमीन उससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है, वो इस प्रकार से इसको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो किसके बीच में लगाया जा करके, इसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा। अब वो इनमें से कौन है, इसमें ब्रोमीन वाला हो जाएगा। इसका मतलब जो ब्रोमोफिनॉल जो होगा जा करके उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब वो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सबसे ज्यादा एक्सर्ट कर पाएगा। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें लगेगा जा करके, इसमें ब्रोमोफिनॉल में लगेगा। अब देखिए हम क्या समझते हैं इसमें, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो टेम्परेचर जब में जिसमें कोई भी लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में जब कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है जिस टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए कोई भी लिक्विड वेपर में उतना जितना इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जा करके। तो वो कब हो पाएगा, जब उसके लिक्विड स्टेट में जब उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो काफी वीक लग रहे होंगे उस वक्त में, तो वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होगा जा करके। लेकिन इस वाले केस में क्या हमारे पास में ब्रोमीन के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही है आपको बात है। इसको एक एग्जांपल से बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये बीकर प्रेजेंट है और इसमें हमारे पास ये जो थर्ड वाला कंपाउंड जो हमने इसमें प्लेस कर रखा है, हमने क्या बताया, अगर मान लीजिए एक ये एटम है और दूसरा ये एटम है, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, क्या ये इसको यहाँ से एस्केप करने देगा, क्या इसको लिक्विड एस्केप करने देगा, नहीं, हमको बहुत टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा जा करके। समझ में आ रही है आपको बात है, ठीक है। देखिए इस हिसाब से हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा जा करके इसमें, कि थर्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, ब्रोमोफिनॉल का, देन क्लोरोफिनॉल का, और सबसे कम किसका हो जाएगा इसमें, फ्लोरोफिनॉल का। समझ में आपको बात है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा करके, देखिए ये बी वाला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। तो देखिए हमने आपको आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया, जिनसे आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे वो रिवाइव हो चुके होंगे, बूस्टअप हो चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो देखिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिलहाल मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी कम से कम 4-5 दिन तक थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने के लिए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बट अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2-3 दिन में आपको वीडियोस मिलती रहा करेंगी, ठीक है। अब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।